हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मेंबर्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। तो फर्स्ट हमारे पास आता है बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम, यानी कि जिन व्यक्तियों ने, हमने कल भी ये चीज़ डिस्कस की थी, जिन लोगों ने कंपनी के पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम के ऊपर सिग्नेचर कर दिए हैं वो व्यक्ति किसी कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। कंपनीज एक्ट ने क्लियरली डिक्लेयर किया है कि अगर उन पर्सन्स ने चाहे कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अगर उन्होंने मेमोरेंडम पे साइन कर दिए हैं तो कंपनी के रजिस्टर होते ही, यानी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होते ही ऐसे व्यक्तियों का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया जाएगा और उनको कंपनी का सदस्य मान लिया जाएगा। आपकी बुक में इसके लिए एक केस दिया हुआ है, यूपी ऑयल मिल्स वर्सेस जामा प्रसाद। इस केस में दिया गया था कि चाहे इस जामा प्रसाद पर्सन ने कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन ये जैसे ही ऑयल मिल कंपनी बन रही थी उसने कहा कि वो मेमोरेंडम पे साइन करने के लिए तैयार है। भले ही उसने शेयर्स नहीं लिए लेकिन वो कंपनी का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल था। तो सिर्फ मेमोरेंडम पे साइन करते ही कोई व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन जाता है। दूसरा, उस पर्सन को शेयर्स आप अलॉट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, यानी कि वो एप्लीकेंट तो हो सकता है भले ही उसको आपने शेयर्स अलॉट ना किए हों। देखो, फर्स्ट पॉइंट आया कि सिर्फ मेमोरेंडम पे साइन करके कोई पर्सन सदस्य बन सकता है। दूसरा, वो पर्सन मेमोरेंडम पे साइन कर रहा है, एप्लीकेशन भी दे रहा है, लेकिन कंपनी उसको शेयर अलॉट नहीं कर रही है, यानी कि वो एप्लीकेंट हो सकता है, उसका अलॉटी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर उसने मेमोरेंडम पे साइन कर दिया वो तो भी सदस्य बन सकता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एप्लीकेशन यानी कि कोई पर्सन कंपनी को प्रपोजल दे रहा है और कंपनी जब उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही है तो यानी उसे अलॉटमेंट कर रही है। तो जब तक कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक आप उसको फाइनली एक्सेप्ट नहीं मान सकते हो। ये एक एग्रीमेंट बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रपोजल किया जाएगा, फिर उसके लिए एक्सेप्टेंस दिया जाएगा, जो कि आप बीआरएफ में पढ़ चुके होंगे। जब तक कोई प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा तब तक आप उसको नहीं मान सकते, वो वैलिड नहीं होगा आपका। सेम केस, जब तक कोई पर्सन लिख के नहीं देगा, यानी कि अपनी लिखित सहमति या रिटन कंसेंट नहीं देगा, तब तक वो पर्सन कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता और तब तक उसका नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं लिखा जाएगा। अब आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, पहला कि उसने लिखित सहमति दी हो और दूसरा उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा जाना ज़रूरी है। अगर किसी पर्सन ने लिखित सहमति नहीं दी, गलती से आपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम लिख दिया, तो भी हम उसको सदस्य नहीं मानेंगे क्योंकि उसकी रिटन कंसेंट नहीं है। यहाँ पे अज्यूम किया जाएगा कि शायद कंपनी ने गलती से लिख दिया हो, शायद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई मिस्टेक कर दी हो, या किसी गलत इंटेंशन से, मैलाफाइड हमने किया था, किसी गलत इंटेंशन से अगर उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री कर दिया है तो भी ऐसे व्यक्ति को हम सदस्य नहीं मानेंगे। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट की बात है। अगर कोई पर्सन कंपनी को एप्लीकेशन दे रहा है कि वो कंपनी के शेयर्स लेना चाहता है, कंपनी उसे शेयर्स अलॉट भी कर देती है, तो वो एप्लीकेंट है, अलॉटी भी है और साथ में वो मेमोरेंडम भी साइन कर देता है, तो वो व्यक्ति, या फिर वो मेमोरेंडम में साइन ना भी करे, अगर उसने शेयर्स ले लिए और लिख के दे दिया कि वो सदस्य बनने के लिए तैयार है, तो भी ऐसा व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है। आपके पास आपकी बुक में केस गिवन है, निकॉल्स का केस। इसमें देखा गया कि वो व्यक्ति कंपनी के शेयर्स लेना चाहता था, लेकिन उसका नाम, आपने भले ही उसको शेयर्स दे दिए हों या ना दिए हों, लेकिन जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं डाला जाएगा तब तक आप उसे मेंबर नहीं मान सकते हो। अब इसके केस में देखा गया कि इस पर्सन ने अप्लाई तो किया था, लेकिन ना तो इस पर्सन को हमने शेयर्स अलॉट किए और ना ही इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में डाला, तो क्या हम इसको मेंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अगर इसने ना तो रिटन कंसेंट दी है, ना ही इसको शेयर्स अलॉट किए हैं और ना ही इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को मेंबर कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। इसका अपोजिट केस करते हैं। अगर कंपनी ने एप्लीकेशन उसकी एक्सेप्ट कर ली है, उसको शेयर्स दे दिए हैं, साथ में उसने रिटन कंसेंट दे दी है, भले ही उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं है, फिर भी उसकी लिखित सहमति यानी रिटन कंसेंट के बेसिस पे उसको मेंबर माना जा सकता है। बच्चे, इस एक केस में 3 केस निकलते हैं। आई थिंक आप 3 केस में कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप सिर्फ एक ही कर लो। सिंपल जो आपकी बुक में मैंशनड है वो कह रहे हैं कि एक पर्सन ने कंपनी के शेयर्स लेने के लिए अप्लाई किया,
लेकिन वो एप्लीकेंट तब तक नहीं बनेगा जब तक कंपनी उसको शेयर्स नहीं दे देगी, तब तक वो अलॉटी नहीं बनेगा। जब तक अगर वो मेंबर बनना चाहता है तो उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होना चाहिए। अब अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे कि उसको शेयर्स लेने हैं लेकिन उसको शेयर्स नहीं दिए, फर्स्ट पॉइंट, ना तो उसको शेयर्स दिए ना ही उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में डाला, तो इट मीन्स अगर उसको गलती से आप कंपनी का मेंबर मान लेते हो और कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी अपने आर्टिकल्स में चेंज करके प्रूव करना चाहती है कि इसको भी मेंबर बना लेते हैं ताकि कंपनी के लॉसेस के केस में यहाँ से भी रिकवर किया जा सके। तो इस केस में अगर आप अपने आर्टिकल्स को अमेंड करके ज़बरदस्ती किसी को मेंबर बनाते हो तो ऐसा कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है। थर्ड पॉइंट, किसी कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर्स लेके आप उस कंपनी के मेंबर बन सकते हो, जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स, जैसे कंपनी के प्रमोटर्स। अगर कोई पर्सन कंपनी के शेयर्स ले रहा है, शेयर्स लेने के साथ साथ वो मेमोरेंडम पे भी साइन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ऐसा पर्सन कंपनी का मेंबर है क्योंकि उसके पास कंपनी के शेयर्स भी हैं। कोई कंपनी क्वालिफिकेशन शेयर्स देके कम मेंबर नहीं बना सकती अगर वो कंपनी बिना शेयर कैपिटल वाली है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है, या फिर कोई कंपनी जो अभी तो पब्लिक कंपनी है लेकिन इससे पहले ये प्राइवेट कंपनी थी, तो ऐसी कंपनी भी क्वालिफिकेशन शेयर्स देके किसी व्यक्ति को अपना मेंबर नहीं बना सकती। उसके बाद है बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स आप पढ़ चुके हैं कि कोई शेयर होल्डर जो कि ओरिजिनल शेयर होल्डर था वो ट्रांसफ़र के फॉर्म में अपने शेयर्स किसी दूसरे को दे सकता था जब तक आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसफ़र डीड जिसको हमने बोला था, जो एग्रीमेंट था ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी का, जब तक आपका वो एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक शेयर्स एक्चुअल में ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र नहीं हो जाते, तब तक ट्रांसफ़र को ही कंपनी का मेंबर माना जाएगा। जिस दिन आपकी डीड फाइनली रजिस्टर हो जाएगी, आपका ट्रांसफ़र शेयर्स ट्रांसफ़र होने का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसी दिन से ट्रांसफरी को शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, वो कंपनी का शेयर होल्डर होगा और पहले वाले पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से काट के नए वाले पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में जब लिखा जाएगा, उसके बाद ही ट्रांसफ़र किए गए अंशों के बेसिस पे कोई व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है। बच्चे पॉइंट क्लियर है? यस। नेक्स्ट हमारे पास है बाय ट्रांसमिशन। अभी हमने ट्रांसफ़र किया, अब हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। ट्रांसफ़र कोई पर्सन अपनी मर्जी से करता है लेकिन ट्रांसमिशन कोई पर्सन अपनी मर्जी से नहीं करता। या फिर सक्सेशन यानी कि उसका उत्तराधिकारी हो सकता है जब कोई व्यक्ति या तो उसकी डेथ हो जाती है या वो दिवालिया हो जाता है या वो पागल हो जाता है, तो वो कंपनी का मेंबर भी था, वो कंपनी का शेयर होल्डर भी था, लेकिन अब उसकी डेथ के केसेस में या उसकी इंसॉल्वेंसी या उसके दिवालिया होने के केसेस में उसके सारे शेयर्स उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा, लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो उसका नाम नहीं है। मेंबर्स के रजिस्टर में किसका नाम है? उसी पर्सन का जिसकी या तो डेथ हो गई है या फिर जो दिवालिया हो गया है। आई रिपीट, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या कोई पर्सन दिवालिया हो जाता है, पागल डिक्लेयर हो जाता है, तो वो कंपनी के शेयर्स तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चले जाएंगे, शेयर्स से संबंधित सारे अधिकार भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चले जाएंगे, जैसे डिविडेंड लेने का अधिकार, मीटिंग में पार्ट लेने का अधिकार, वो उसके अंशों के बेसिस पे उसे मिल जाएगा, लेकिन वो वैधानिक उत्तराधिकारी, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का मेंबर नहीं होगा क्योंकि उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है। मेंबर्स के रजिस्टर में उसी व्यक्ति का नाम है जिसकी या तो डेथ हो गई है या फिर जो दिवालिया हो गया है। अब जब तक कंपनी इस वैधानिक उत्तराधिकारी का नाम रजिस्टर में नहीं लिख देती तब तक वो मेंबर नहीं बन सकता। दूसरा केस, अगर वो व्यक्ति कंपनी का मेंबर नहीं बनना चाहता, यानी कि वो उत्तराधिकारी भी मेंबर नहीं बनना चाहता, तो वो कंपनी के शेयर्स कंपनी को रिटर्न कर देगा और कंपनी से रिक्वेस्ट करेगा कि हमेशा के लिए उसका नाम या फिर उससे रिलेटेड मेंबर का नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया जाए। उसके बाद है बाय होल्डिंग आउट और डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल। इसको हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपने या तो लिखित सहमति देता है कि मुझे रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम डाल दो, मुझे मेंबर बना लो, फर्स्ट केस, या तो ऐसे, या फिर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार से शो करता है कि वो कंपनी का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल है या वो बनने के लिए विलिंग है। जैसे
अपने शेयर्स पे डिविडेंड लेना, कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करना, तो ऐसे पर्सन को माना जाएगा, वो डीम्ड होगा, यानी कि माना जाना, उस व्यक्ति को भी कंपनी का सदस्य जैसा मान लिया जाएगा, चाहे वो सच में कंपनी का सदस्य हो या नहीं हो। तो जिस पर्सन ने इस तरह का बिहेवियर किया है, कंपनी की मीटिंग्स में पार्ट लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को कंपनी का सदस्य मान लिया जाएगा। भले ही उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है, लेकिन उसके बिहेवियर की वजह से उसको माना जाएगा। और फ्यूचर में ऐसा व्यक्ति, और अगर वो बाद में अपनी सहमति दे देता है, तो ऐसा व्यक्ति बाद में कभी भी मना नहीं कर सकता कि वो मेंबर नहीं है, ना ही वो ये कह सकता है कि गलती से उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया गया है। उसके बाद बाय सरेंडरिंग शेयर वारंट, हमने दो चीज़ें की थी, शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट। ट्रांसफ़र जब अपने शेयर्स ट्रांसफरी को दे देता है, तो फिर एक नया शेयर सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था ट्रांसफरी के नाम पे, तो उस पर्सन को हमने शेयर होल्डर कहा था, वो मेंबर भी हो सकता था। इट मीन्स वो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट जिस पर्सन के पास है, जिसका नाम लिखा हुआ है, सिर्फ वही पर्सन शेयर होल्डर और सिर्फ वही पर्सन मेंबर बन सकता है। शेयर वारंट के केस में हमने कहा था कि ये ब्लैंक होता है, ये बार बार ट्रांसफ़र होता रहता है, सिर्फ ओरिजिनल शेयर होल्डर का नाम होता है, यानी कि ट्रांसफ़र का नाम तो उस पर लिखा है, लेकिन ट्रांसफरी के नाम की जगह खाली छोड़ दी जाती है। कोई भी व्यक्ति उसको कंपनी में शो करके, यानी कि उस शेयर वारंट को शो करके कंपनी से डिविडेंड्स ले सकता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लास्ट में उन शेयर वारंट को कंपनी के पास ले जाके प्रेजेंट कर देता है, यानी कि उन शेयर वारंट को सरेंडर कर देता है, कंपनी को कहते हैं कि ये आप रख लो, मुझे शेयर सर्टिफिकेट ही दे दो, तो उस शेयर सर्टिफिकेट के बेसिस पे, यानी वारंट उसने कंपनी को वापस कर दिया, फिर वो कहेगा कि मुझे वापस मेंबर बना लो, मुझे शेयर सर्टिफिकेट ही दे दो। ऐसा करके भी कोई व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है। लास्ट है मेंबरशिप बाय लोन। अगर किसी व्यक्ति ने कंपनी को उसके द्वारा लिए गए अंशों से संबंधित लोन भी दिया है, तो आई रिपीट, अगर कोई पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर है और साथ में कंपनी ने उस व्यक्ति से लोन भी लिया हुआ है, तो कंपनी उस लोन के बेसिस पे ऐसे व्यक्ति का नाम अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख सकती है और उस व्यक्ति को भी कंपनी का सदस्य माना जा सकता है। बच्चे क्लियर हैं ये सारे पॉइंट्स? यस मैम। एक क्विक रिकैप लेते हैं कि कंपनी के मेंबर्स बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला, आपको कंपनी के मेमोरेंडम पे साइन करने हैं। जिसने साइन कर दिया वो कंपनी का सदस्य, जिसने साइन नहीं करे वो सदस्य नहीं हो सकता। और मेमोरेंडम पे जिसने साइन कर दिया ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी के शेयर होल्डर भी हों। दूसरा, कोई पर्सन कंपनी को शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, वो कंपनी का अलॉटी भी हो सकता है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बेसिस पे भी वो व्यक्ति कंपनी का मेंबर बन सकता है। थर्ड, क्वालिफिकेशन शेयर्स लेके भी कोई पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। शेयर्स को ट्रांसफ़र करके जब नए ट्रांसफरी पर्सन का नाम, उसके नाम पे नया शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी कंपनी का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसके शेयर से रिलेटेड सारे अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति तब तक कंपनी का मेंबर नहीं बनेगा जब तक कि कंपनी ने उस वैधानिक उत्तराधिकारी का नाम अपने रजिस्टर में नहीं लिखा है। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल, यानी कि वो मना नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति जिसने कंपनी की मीटिंग्स में पार्ट लिया है, शेयर से रिलेटेड डिविडेंड वो डिक्लेयर कर रहा है, वो डिविडेंड एक्सेप्ट भी कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक अपनी लिखित सहमति नहीं दी है, तो भी ऐसे व्यक्ति को कंपनी का सदस्य मान लिया जाएगा और ऐसा व्यक्ति फ्यूचर में मना नहीं कर सकता कि वो मेंबर नहीं है। इस तरह से जो उसके बिहेवियर से कोई एक्सेप्टेंस मिलता है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस बाय एक्विसेंस। गर्भित अधिकार आपने शायद पढ़ा होगा, गर्भित प्रस्ताव या अनुबंध कुछ BRF में। उसके बाद बाय सरेंडरिंग शेयर वारंट, शेयर वारंट के बेस पे कोई भी पर्सन डिविडेंड लेता रहता है, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उसको कंपनी का शेयर होल्डर नहीं कह सकते। जब फाइनली लास्ट में कोई पर्सन शेयर वारंट कंपनी में सबमिट कर देता है, तो उसके डिपॉजिट करने के बेसिस पे वो कंपनी से रिक्वेस्ट करेगा कि उसे कंपनी का मेंबर मान लिया जाए और उसे कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट अलॉट कर दिया जाए। या फिर कंपनी किसी व्यक्ति से अगर लोन लेती है तो उस लोन से संबंधित होने की वजह से कंपनी ऐसे सदस्य को अपना ऐसे व्यक्ति को अपना सदस्य भी मान सकती है। बच्चे यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। आगे करते हैं कि सदस्यता खत्म कैसे हो सकती है, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। पहला, ट्रांसफ़र करके। भाई अब तक जो ट्रांसफ़र था वो कंपनी का मेंबर था, जब वो अपने शेयर्स किसी और को दे रहा तो क्या वो मेंबर रहेगा? नहीं रहेगा।
अब अब मेंबर कौन बनेगा? ट्रांसफरी। दूसरा, फोर फीचर करके, यानी कि शेयर्स का हरण करके। आपने पढ़ा हुआ है नॉन पेमेंट के केस में, अगर आपने कोई कॉल मांगी है, आपका शेयर होल्डर नहीं दे रहा, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, तो आप ऐसे व्यक्ति के शेयर्स को हरण कर लेते हो। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा लिखा गया है तो जब आपने किसी पर्सन से उसके शेयर्स ही ले लिए तो क्या वो मेंबर रहेगा? नो। ठीक है, तो जब आपने उससे उसके शेयर्स ही ले लिए तो ना तो अब उसको डिविडेंड दोगे, ना ही कोई प्रॉफिट दोगे, और उसका नाम भी मेंबर्स के रजिस्टर में से काट देंगे। तीसरा, कोई व्यक्ति खुद ही अपने शेयर्स को समर्पित कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, तो अब वो व्यक्ति जब शेयर होल्डर ही नहीं बनना चाहता तो फिर क्या वो मेंबर रहेगा? नो, वो भी मेंबर नहीं रहेगा। और सरेंडर तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो कंपनीज के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो। कंपनी के आर्टिकल्स में सरेंडर को एक्सेप्ट करने की जो कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस को पूरा करता हुआ तो ही कोई व्यक्ति सरेंडर कर सकता है, नहीं तो कोई व्यक्ति अपने अंशों का समर्पण नहीं कर सकता। जब तक किसी व्यक्ति का सरेंडर, उसके शेयर्स का सरेंडर कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर लेती, कंपनी स्वीकार नहीं करती, तब तक वह व्यक्ति कंपनी का मेंबर रहेगा। जैसे ही उसके शेयर्स का समर्पण या सरेंडर एक्सेप्ट हो जाएगा, कंपनी स्वीकार कर लेगी, वैसे ही वो व्यक्ति कंपनी का मेंबर नहीं रहेगा। फोर्थ, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो फिर भी वो मेंबर नहीं रहेगा। कौन बनेगा फिर उसकी जगह? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे ही इंसॉल्वेंट मेंबर, दिवालिया हो गया तो उसका लिक्विडेटर या उसका रिसीवर वो कंपनी के शेयर्स तो ले लेगा, लेकिन वो मेंबर तब तक नहीं बनेगा जब तक कि उसका नाम, जो उसका रिसीवर है, उसका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में नहीं डाला जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज ऑफ लीन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अधिकार लेना किसी की प्रॉपर्टी पे। अगर आपने कंपनी के शेयर्स के बेसिस पे किसी व्यक्ति से लोन लिया है, या कंपनी ने अपने किसी शेयर होल्डर को लोन दिया हुआ है और बदले में वो व्यक्ति कंपनी को शेयर्स दे देता है, तो कंपनी के पास अधिकार है कि कंपनी उसकी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार रख सकती है। आई रिपीट, कंपनी के पास शेयर्स से संबंधित पूर्वाधिकार है। कंपनी का वो मेंबर अगर उस लोन को वापस नहीं करता तो कंपनी के पास अधिकार है कि वो ऐसे अंशों को बेच सकती है। इसके लिए जो प्रोविजंस या जो नियम कंपनी ने अपने अंतर नियमों में बनाए हैं उनको वो फॉलो करना होगा, और अगर उस व्यक्ति ने लोन की पेमेंट नहीं की तो ऐसे व्यक्ति का नाम मेंबर्स की लिस्ट में से काट दिया जाएगा, तो उसकी मेंबरशिप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद डिक्री ऑफ कोर्ट, मुझे यहाँ डिग्री नहीं है, डिक्री ही है, यानी कि कोर्ट का जो एक एविडेंस होता है जिसको आप कहते हो कि अगर आपको ये मिला हुआ है तो आप मना नहीं कर सकते हो। अगर किसी व्यक्ति के शेयर कोर्ट, अब यहाँ पे कंपनी की कोर्ट कौन सी थी? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर कंपनी के लॉ ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग किसी मेंबर के शेयर्स को अब नहीं उसको दिया जा सकता, उसके शेयर्स को हमने ख़त्म कर दिया, सेल कर दिया, तो भी ऐसे व्यक्ति की मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। अगर कंपनी बंद हो रही है तो भी सदस्यों की सदस्यता ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट किए हुए थे, प्रेफरेंस शेयर्स को आपने रिडीम कर दिया, बच्चे कितने ईयर्स के बाद रिडीम करते हैं? गर्ल्स, प्रेफरेंस शेयर्स को कितने सालों के बाद रिडीम करते हैं? मैम 20 ईयर्स के बाद। 20 ईयर्स के बाद। तो 20 सालों के बाद आपने जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया तो भी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। बच्चे क्लियर हैं ये सारे पॉइंट्स? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो, वेरी गुड। तो अब आपने पढ़ा कि कंपनी के मेंबर और शेयर होल्डर दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर आपने पढ़ा कि इनकी टेस्टिंग कैसी होती है, या एलिमेंट्स क्या होते हैं। 2 एलिमेंट हम कहेंगे, पहला उस व्यक्ति की लिखित सहमति होनी चाहिए और दूसरा उस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा होना चाहिए। ये दोनों में से अगर शर्तें पूरी नहीं है तो उस व्यक्ति को हम सदस्य नहीं मान सकते। अगर किसी पर्सन कोई ऐसा एक्टिंग कर रहा है, कोई बिहेव कर रहा है कि वो कंपनी का सदस्य है, लेकिन चाहे उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में नहीं है, चाहे उसने लिखित सहमति भी नहीं दी है, लेकिन अगर वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली, अगर कोई शेयर होल्डर मीटिंग में पार्ट ले रहा है, कोई व्यक्ति कॉन्टिन्यूस डिविडेंड भी ले रहा है,
कंपनी से रिलेटेड सारे अधिकार भी उसके पास हैं। ऑनर तो इक्विटी वाले हैं ना, तो अगर प्रेफरेंस वाला कोई व्यक्ति भी ऐसा कर रहा है तो भी उसको एस्टोपल वाले प्रिंसिपल के थ्रू उसको भी मेंबर हम मान सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर यहाँ तक? यस मैम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।